अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे केमिस्ट्री के पेपर को कंप्लीटली, ताकि आप लोग अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। कुछ दिनों के बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं शुरू से आखिर तक, तो आप लोग अपने पेपर के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों को अच्छे तरीके से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं और आपके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। सेक्शन ए के अंदर आप लोगों ने क्या गलतियां नहीं करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए को सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लियरली जो है हर क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और इसके एमसीक्यूज को देखना है और सोच समझ के आपने इसका आंसर जो है वो मार्क करना है। इसके अलावा सेक्शन ए के अंदर जो एमसीक्यूज हैं इनकी तैयारी के लिए आपने करना क्या है, आपने जितने भी चैप्टर्स के एंड में जितने भी की पॉइंट्स हैं आपने वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, ताकि आपको बेसिक डेफिनेशंस आपको आती हों, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। इसके अलावा जो बुक मतलब कि हर चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज हैं आपने उनको सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। और आपने टाइम का भी खास ख्याल रखना है। तो सेक्शन बी के अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग जितने भी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो, आपको हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का पता हो, क्योंकि जो सेक्शन बी होता है इसके अंदर ज्यादातर सवाल जो है या तो वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं या वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनका आपको आइडिया हो। मोस्टली जो जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो फर्स्ट 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप्स वाले चैप्टर थे वो सारे आपके क्लियर हों, ताकि आप लोग रिएक्शंस को अच्छे तरीके से आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का आपको कॉन्सेप्ट हो। हर चैप्टर का आप लोग ब्रीफली कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि अगर कोई सवाल ऐसा आए जो आपने नहीं किया हो लेकिन अगर आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो। वैसे तो पेपर में आप लोगों का पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर जो होता है हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, मतलब कि ये पार्ट आपका एक पार्ट होगा और करके आपका दूसरा पार्ट होगा। तो केयरफुली आप दोनों को रीड कर लें और उसके बाद उनमें से जो आपको ज्यादा अच्छा आता है आप उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। फिर हमने तीसरे नंबर पर सेक्शन सी की तरफ बढ़ना है और जब आप सेक्शन सी तक पहुंचे तो आपने टाइम का ख्याल रखना है कि सेक्शन बी जो था आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए और आपने सेक्शन सी के लिए तकरीबन जो है 50 मिनट्स जो है आपने सेक्शन सी के लिए बचा के रखने हैं, ताकि आप सेक्शन सी के सारे सवाल जो हैं वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, आपके ऊपर एंड के अंदर कोई प्रेशर ना हो। तो सेक्शन सी के अंदर आपने अपने बुक के वो क्वेश्चन सारे के सारे देखने हैं जो कि आपको लगता है कि ये लेंथी क्वेश्चन है और इसमें से सेक्शन सी के अंदर जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो सेक्शन सी होगा उसके अंदर आपने ब्रीफली चीजों को नहीं बतानी, आपने उसके अंदर थोरली हर चीज को एक्सप्लेन करना है और इसके अंदर जैसे आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और बात भी पता है तो आप इसके अंदर वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल भी वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना हो, उससे थोड़ा बहुत जो है वो रिलेट करती हो। क्वेश्चन की आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा आपने सारी बातें प्रॉपर्ली जितनी भी चीजें आपसे पूछी है वो सारी की सारी लिखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपसे पार्ट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो आपने बारी बारी पार्ट्स के अंदर ही उनका आंसर्स देने हैं। लाइक ए पार्ट है, ए पार्ट का आप आंसर लिखें, फिर आप बी पार्ट की हेडिंग दें, फिर आंसर्स लिखें। इस तरह क्या होता है आपको हर पार्ट के अलग-अलग मार्क्स मिलते हैं और आप इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप ले सकते हैं। तो कोशिश आपकी ये हो कि आप थोरली जो है पूरे मॉडल पेपर को गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेक्शन ए के अंदर कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सेक्शन बी के अंदर कैसे सवाल पूछे जाएंगे और सेक्शन सी के अंदर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, या आप कोई और यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देख लें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या मल्टीपल सॉफ्टवेयर टूल्स अब आ गए हैं आप उनसे भी काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको जो है वो टॉपिक आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दें। अब तो एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको उसके आंसर्स जो है वो दे देते हैं, तो आप वहां से भी उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम लोग मॉडल पेपर की तरफ बढ़ेंगे और मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरी वीडियो को देखना है। मॉडल पेपर का सेक्शन ए पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और अगर आपकी चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और अगर आपको टू दी पॉइंट्स अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी और टॉपिक्स आपके सारे के सारे क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लेसेस अ पीस ऑफ ड्राई आइस solid CO2 in a sealed container. After a while, the container expands and may even burst. What is the best explanation for this? तो चार ऑप्शंस इसमें हमारे पास हैं। ए ऑप्शन, द ड्राई आइस मेल्टेड एंड टर्न्ड इनटू लिक्विड इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ऑप्शन बी, द ड्राई आइस reacted with oxygen to form new compounds. Option C,
द ड्राई आइस sublimed producing gas that increases pressure. Option D, the container absorbed external heat causing it to burst. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि जो ड्राई आइस है इसके अंदर किस चीज का प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन का। और सब्लिमेशन क्या चीज होती है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर डायरेक्ट सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में। और हमें पता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से अगर गैस में जाते हैं तो हमारा क्या चीज हमारी इंक्रीज होती है? हम लोगों ने ये चीज देखनी है। तो हमें पता है कि जो ही हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे या लिक्विड से हम गैस में जाएंगे, या अगर हम डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ये कंटेनर है ये एक्सपैंड हो सकता है या इवन ये बर्स्ट भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा द ड्राई आइस sublimed producing gas that increases pressure। तो इस एमसीक्यू का आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ऑप्शन ए, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली। ऑप्शन बी, एनोड टू कैथोड इंटरनली। ऑप्शन सी, कैथोड टू एनोड एक्सटर्नली। और ऑप्शन डी, कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, तो वो होता है एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस N2 plus 3H2 to NH3, which physical factor has the greatest impact on the reaction rate as the reaction progress? तो ये N2 plus 3H2 to NH3 ये हमारे पास जो है हैबर्स प्रोसेस वाला जो फेमस रिएक्शन है यहाँ पे मौजूद है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये फिजिकल फैक्टर पूछ रहे हैं जो कि ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट करेगा रिएक्शन रेट के ऊपर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस में बढ़ता जाएगा। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी कैटलिस्ट, ऑप्शन सी कंसंट्रेशंस, ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता जाता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन का जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पास देखने को हमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंसंट्रेशंस। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन यूज अप होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और इसका बिगेस्ट इफेक्ट जो होता है, बिगेस्ट इफेक्ट होता है इसका रिएक्शन के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which cations generally form soluble salts in water? कौन से कैटाइंस हैं जो कि soluble salts बनाते हैं वाटर के अंदर? ऑप्शन ए, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। ऑप्शन बी, सिल्वर, लेड एंड मरकरी। ऑप्शन सी, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। और ऑप्शन डी, आयरन, कॉपर एंड जिंक। तो हमें पता है कि जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो soluble salts होते हैं, यानी कि वो जो है सोल्यूबल सॉल्ट्स बना सकते हैं। और ये जो होते हैं ये वाले कैटाइंस जो होते हैं ये इजीली सोल्यूबल होते हैं। तो यानी कि सोडियम, पोटेशियम और NH4 ये इसका ये वाला आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम, पोटेशियम और ये NH4। तो ये हमेशा जो है सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाते हैं वाटर के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस आर। तो जब हमसे प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं इनसॉल्युबल बेस की, ऑप्शन ए, सॉल्ट प्लस CO2, ऑप्शन बी, सॉल्ट प्लस O2, ऑप्शन सी, सॉल्ट प्लस H2O, ऑप्शन डी, सॉल्ट प्लस H2। तो हमें पता है कि हमारे पास इसका आंसर सॉल्ट प्लस H2O है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, सॉल्ट प्लस वाटर H2। और इसके अंदर वही हम फेमस रिएक्शन की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, NaCl वाली। नहीं, NaCl वाली नहीं, इसमें आप ले सकते हैं उसकी एग्जांपल। एसिड ले लें आप एक HCl और बेस आप ले लें इसके अंदर एक NaOH ले लें आप, HCl प्लस NaOH। तो जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O।
तो ये इसकी जो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम लोग जो है सिक्स्थ एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू क्या है? व्हाट आर एसेंशियल कंडीशंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस? हेबर प्रोसेस वही है N2+3H2 जो कि फॉर्म करता है 2NH3, ये हेबर प्रोसेस है। तो इसके अंदर एसेंशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं, इसमें हम लोगों ने ये बताना है। अब इसके अंदर हम लोग कोई लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, ये हमें एग्जैक्ट हमें याद होनी चाहिए ये कंडीशंस। हमें बस थोड़ा सा ये याद हो सकता है कि इसमें जो था हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर को देख के हम ये देख सकते हैं कि 450 डिग्री सेल्सियस जैसे है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो उस तरीके से हम इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, 450 डिग्री सेल्सियस होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 450 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आयरन जो कि कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे पार्ट 7 की तरफ। अ स्टूडेंट प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट concentration versus time for a chemical reaction. What does a steeper slope indicate? तो स्टीपर स्लोप जो है इस रिएक्शन के अंदर क्या इंडिकेट करता है? ये रिएक्शन किस चीज का है? कंसंट्रेशन और टाइम का। तो बेसिकली स्लोप कब आ जाती है? या तो देखें स्लोप कब होगी, जब आपका रिएक्शन जो है आगे की तरफ मतलब कि प्रोसीड करता है, तभी जो होती है स्लोप बनती है। अगर तो ये कांस्टेंट है तो फिर मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगी। स्लोप तभी आएगी जब इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर स्टीपर स्लोप है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर, तो इसका आंसर होगा आंसर सी। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा फास्टर रिएक्शन रेट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवापोरेशन इन सॉल्ट प्यूरिफिकेशन? ये बहुत ही आसान एमसीक्यू आया है। इसका ऑप्शन है ए, टू डिसॉल्व द सॉल्ट कंप्लीटली in water, to remove option B है to remove excess reactants, option C है to concentrate the salt solution and form crystals, और option D है to change the salt into a gas। तो इसका बहुत ही आसान, हमें पता है कि एवापोरेशन के प्रोसेस के अंदर होता क्या है, सारा जो वाटर है उसको हम एवापोरेट कर देते हैं ताकि सॉल्ट जो है पीछे लेफ्ट बिहाइंड रह जाए क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो इसका जो ऑप्शन बनता है ये ऑप्शन सी बनता है, जो कि है टू concentrate all the salt solution and form crystals, to concentrate salt and form crystals। अब हम बढ़ते हैं 9th एमसीक्यू की तरफ। 9th एमसीक्यू क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड? कितने NaCl के ग्राम्स मौजूद हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर? और यहाँ पर इन्होंने आपको मोलर मास भी NaCl का दे दिया है 58.5। NaCl इक्वल्स टू 58.5। खैर ये देते तो नहीं है समटाइम्स, और समटाइम्स ये दे देते हैं, तो दिया हुआ है तो आपके पास बहुत मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज हमें पता है कि Na जो होता है 23 होता है और Cl 35.5 होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करके भी ये 58.5 निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को पता है यहाँ पर 2 मोल्स की बात करें, 2 मोल्स यानी कि 2 मोल्स हैं NaCl के। 1 मोल अगर 58.5 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएंगे? 2 को हम 58.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 117 यानी कि 117 ग्राम। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 117 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल? ए मिथानोइक एसिड, बी इथेनोइक एसिड, सी पेंटानोइक एसिड और डी ब्यूटानोइक एसिड। तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है इथेनॉल की, तो जाहिर सी बात है इथेनोइक एसिड जो होगा वो फॉर्म होगा। और इसकी हम लोग जो है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, इथानोइक एसिड, इसको हम एक दफा समझ भी लेते हैं कि इथानोइक एसिड जो है ये कैसे आ रहा है। हमें पता है कि हमारे पास जो होता है जैसे इथेनॉल होता है, इथेनॉल को बस हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो ये हमारे पास जो है ये इथानोइक एसिड हमारे पास बन जाएगा। मतलब कि ये भी आसान ही था, अगर किसी कोई अच्छी ग्रिप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर तो वो इसका आंसर जो है वो क्विकली दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 और ये 12 भी लिख लेते हैं। अब 11 क्या है? गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए गैस एंड अल्कोहल, ऑप्शन बी गैस एंड गैसोलीन, ऑप्शन सी गैसोलीन एंड अल्कोहल, ऑप्शन डी गैसोलीन एंड एल्डिहाइड। अब हमें पता है कि गैसोहॉल जो होता है मिक्सचर होता है पेट्रोल और इथेनॉल का, यानी कि जो इसका आंसर जो करेक्ट बनेगा वो होगा गैसोलीन एंड अल्कोहल। ऑप्शन सी जो है वो है
गैसोलीन एंड अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है इसके एंड में जो भी मतलब कि जो भी जिसके साथ भी ये रिएक्ट करता है तो उसके साथ एंड में हमें OL लगाना पड़ता है। ये तो सिंपल सी ट्रिक थी, ये तो हम सबको याद है। मिसाल के तौर पे अगर मीथेन है, साथ में अगर हम OH को ऐड कर देंगे यानी कि अल्कोहल का हमने ग्रुप लगा दिया तो वो मिथेनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से इथेन है, साथ में अल्कोहल ग्रुप लगा दिया OH तो वो इथेनॉल बन जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा था। OL लगा हुआ है तो आप उसको देखते ही बता सकते हैं ऑटोमेटिकली कि इसमें जो है गैसोलीन के साथ अल्कोहल जो है वो रिएक्ट हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following equations will take place at the anode during the electrolysis of an aqueous CuSO4 solution? वैसे तो इसके अंदर इन लोगों ने हमसे प्लेट्स की बात नहीं की, तो अगर तो वो की होती तो इसका ऑप्शन बनता ऑप्शन है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं Cu। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने हमसे इसमें मतलब कि क्लियर बात नहीं की, और अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लियर हमें जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो जो इसका जो एक्चुअल आंसर बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा 4OH, जो कि फॉर्म करता है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ये ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्वस CuSO4 है और इसके अंदर इन लोगों ने हमें प्रॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बारे में नहीं बताया हुआ, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा कि एन नॉट के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, तो SO2 जो है मतलब कि SO4 2 माइनस जो है ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और वाटर जो OH है यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजीली। तो इसका एक्चुअल रिएक्शन ये बन जाएगा 4OH, जो कि फॉर्म करेगा 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे जो हैं सारे के सारे MCQs कवर हो गए। अगर आपको किसी भी MCQ के अंदर कोई डाउट है या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग को कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर बी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर बी की पहले हम लोग राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड का पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट वैल्यूज अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेट्स टू मेटल रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर इन लोगों ने हमें 3 मेटल्स दे दिए हैं, Mg, Cu और Ni। अब आगे इनकी रिएक्टिविटी भी दे दी है, E नॉट इज इक्वल टू -2.37, और Cu की दी है E नॉट इज इक्वल टू 0.34, और Ni की दी है E नॉट इज इक्वल टू -0.25। अब हम लोगों ने बताना है कि इसकी जो है मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो अब हम लोगों को पता है कि जितनी मतलब कि ज्यादा नेगेटिव E नॉट की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एक जो मेटल है वो रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास Mg की होगी, क्योंकि उसकी E नॉट की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद फिर Ni की होगी, उसके बाद फिर Cu कॉपर की होगी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आगे हमने ये रूल लिख दिया, मोर नेगेटिव E नॉट इक्वल्स टू मोर रिएक्टिव मेटल। सो ऑर्डर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, Cu, उसके बाद Ni, उसके बाद Mg। अच्छा आगे क्या है, द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि हायर रिएक्टिविटी। अब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की तो टेंडेंसी यही होती है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, जितनी ज्यादा उसकी हाई रिएक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, राइट द बैलेंस सिंबल इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले अब हम लोग पहला पार्ट कर लेंगे। तो उसमें हमें क्या कहा है, बैलेंस इक्वेशन बनानी है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं और हमने बनाना है SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। मेन इशू यहाँ पर बच्चों को ये आता है सबसे ज्यादा कि इक्वेशंस बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके ऊपर मैं इन फ्यूचर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अभी के लिए आपको बेसिक समझा देता हूँ कि आपने दोनों साइड्स पर जो एलिमेंट होते हैं आपने उनको देखना होता है कि ये पूरे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे 2 सल्फर है, क्योंकि SO2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सल्फर है यानी कि यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है S के साथ। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, O2 है, O2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए, प्लस ये O2 है यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे O3 था, हमने पीछे इसलिए 2 लगाया था ताकि यहाँ पर भी ये 6 ऑक्सीजन हमारे पास पूरे हो जाए। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन है।
इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आया, हमारे पास सल्फर को बर्न करने से आएगा, और ऑक्सीजन तो हमें पता है कि एयर में मौजूद है। बस इन दोनों को हम जो है, ये दोनों हमारे पास सोर्सेज हैं किस चीज की, ताकि हमारे पास जो है सल्फर डाइऑक्साइड बन सके। ये इस चीज की दोनों सोर्सेज हैं। आगे सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टिपिकल कंडीशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। टिपिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि हमने जो है सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर हमें चाहिए 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान, और कैटलिस्ट हमारे पास V2O5 होना चाहिए। थर्ड पार्ट है अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कंटेन 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास कितना मतलब मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है, हमने ये बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO और CO2 में। अच्छा, अब इस इक्वेशन को भी आपने कैसे बनाना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। CaCO3 था, इन्होंने कहा कि कितना CO2 रह जाएगा, यानी ये तो हमें पता है एटलीस्ट कि CO2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को कैपिटल होगा, CO2 यहाँ पर मतलब मौजूद है ऑलरेडी। तो यानी कि अब बाकी जो चीजें, बाकी जो एलिमेंट्स इसके अंदर बच गए हैं, उनसे आपने देखना है कि उनसे कौन सा मतलब हमारे पास जो है ये कंपाउंड बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि Ca हम लोगों ने यूज नहीं हुआ और एक ऑक्सीजन लेफ्ट था, यानी कि CaO बनते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो CaO और CO2 में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इन केस अगर आप लोगों को बैलेंस करने नहीं आ रही चीज, तो आप लोग ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है मोलर मास कितना होते हैं, ये आपको वैसे मोलर मासेस जो होते हैं ये गिवन होते हैं। Ca का 40 हो जाएगा तो CaCO3 हो जाएगा 100। ये कैसे आएगा, Ca हमारे पास 40 है, C हमारे पास 12 होता है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस कार्बन हमारे पास 12 है और ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, 16 के साथ 3 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 के साथ, तो 40 प्लस 12, 16 3 48 प्लस 48, ये बन जाएगा हमारे पास 100। तो CaCO3 का जो मोलर मास आ गया हमारे पास वो आ गया 100। आगे हमने बताना था व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। ये कितना मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग निकाल लेंगे मोलर मास CO2 का। तो कार्बन होता है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन होता है 16, और 16 O के साथ 2 है यानी कि O2, तो 16 के साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्लस 16 2 जा 32, 12 प्लस 32 ये आ जाएगा 44। तो हमारे पास ये आ गया 44 कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम हमारे पास था 40, तो 44 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, और हमें जो था 20 ग्राम्स जो था, ये क्वेश्चन के अंदर हमें ये 20 ग्राम्स जो था ये गिवन था, 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ले लिया और इसको हमने डिवाइड भी कैल्शियम से ही किया है, डिवाइडेड बाय 40, 44 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि कितने ग्राम होता है कैल्शियम CaCO3 के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारे पास कितना है, हम लोगों ने पहले तो इस चीज को हम लोगों ने चेक कर लेना है। कैल्शियम हमारे पास होगा मतलब 100, और कैल्शियम हमारे पास कितना था 40, इसकी वैल्यू हमारे पास 40 थी, और हमें ग्राम्स कितने दिए हुए थे 20, मल्टीप्लाई बाय 20 इसको मैं कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 ग्राम। अब हम लोगों ने क्या निकालना था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस निकालनी थी, तो 100 ग्राम मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था हमारे पास वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था। ठीक है, तो अगर तो 50 ग्राम्स होगा तो 50 ग्राम्स किसके बराबर होगा, वो 22 के बराबर होगा। अगर हमारे पास 100 जो है वो 44 के बराबर था तो 50 किसके बराबर होगा, 22 के। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये वाला मेथड यूज करें ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि बनते हैं छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाने से। तो पॉलीमर्स की जो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है वो यही है, अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। इसका बी पार्ट है नेम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पॉलीमर्स का उसको हम बोलते हैं मोनोमर। और सी पार्ट है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बोटल्स। तो जो
हमारे पास पॉलीमर कॉमनली यूज होता है प्लास्टिक बोतल्स बनाने के लिए, वो होता है पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ जिंक विद स्टीम, मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम विद कोल्ड वाटर। तो हम लोगों ने इन तीनों के केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन जब ये होंगी, तो हमें पता है कि अगर हम लोग जिंक को स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा। जिंक प्लस H2O, स्टीम जो है ये वाटर की ही फॉर्म होती है। ठीक है, जब वाटर जो है मतलब कि हमारे पास बॉयल हो जाता है, तो H2O के साथ हम लोग जो है जिंक को रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर जब वाटर जो, यानी कि जब ये स्टीम जो है जब ये Zn के साथ रिएक्ट होगी, तो ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और Zn जो है ये रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी होगी Zn की ऑक्सीजन के साथ वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2O, तो ZnO हो जाएगा और जो हाइड्रोजन हमारे पास बच जाएंगे वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएगा H2। अगला रिएक्शन था मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Mg+2HCl। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई कराया है ये मैं आपको बताता हूँ। Mg जो है वो ग्रुप 2 के अंदर होता है, जबकि ग्रुप 7 के अंदर क्लोरीन होता है। एक क्लोरीन से मैग्नीशियम का काम नहीं चलेगा, मैग्नीशियम को एटलीस्ट 2 क्लोरीन चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कराया था। तो Mg जब Cl के साथ रिएक्ट होगा तो ये बन जाएगा MgCl2 और साथ में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बच रहे थे जो कि बन जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। तीसरा था सोडियम विद कोल्ड वाटर। जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे कोल्ड वाटर यानी कि H2O के साथ, तो सोडियम प्लस H2O। अब हमें पता है कि सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाते हैं। अब खाली हाइड्रोजन तो होता नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ये H2 बन जाए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाए। और यहाँ पर भी हमें सोडियम के साथ 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ा, यहाँ पर भी हमें ओवरऑल जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ा ताकि हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन? प्रोवाइड अ जनरल रिएक्शन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस। स्टेरिफिकेशन क्या होता है? ये एक रिएक्शन है between a carboxylic acid and an alcohol in the presence of H2SO4 to form an ester and water। यानी कि हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ H2SO4 की मौजूदगी में, ताकि हमारे पास ईस्टर और वाटर जो है वो फॉर्म हो सके। तो ये हमारे पास एक, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जिसके साथ COOH होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। और साथ में चेन लगा दी, यहाँ पे एनी नंबर हो सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे जो है मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड कुछ भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और अल्कोहल का OH का ग्रुप होता है, साथ में इसका भी मैंने R लगा दिया। लाइक मिथानॉल भी हो सकता है, इथानॉल भी हो सकता है, प्रोपानॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो ये बनाएंगे ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर फॉर्म हो जाएगा और साथ में वाटर निकलेगा। अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। Why is esterification considered a condensation reaction? अब हम दोबारा से बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। Why is esterification considered a condensation reaction? तो esterification जो है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस क्यों होता है, या इसको कंसीडर क्यों करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन? इसकी वजह क्या है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए थे और यहाँ पर जो था वाटर जो था यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। और जब वाटर जब एलिमिनेट होगा तो मतलब कि एक कूलिंग इफेक्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे मतलब यहाँ पर ये कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा। तो बेसिकली कंडेंसेशन के रिएक्शन में होता क्या है, कंडेंसेशन के रिएक्शन में होता क्या है कि वाटर जो होता है मतलब कि वापस जो होता है फॉर्म होता है, यानी कि गैस से हम दोबारा जब लिक्विड के अंदर आते हैं तो ये कंडेंसेशन का रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं जिसकी वजह से एक स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। हम बढ़ते हैं 7th पार्ट की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH2Br प्लस अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन इसका आपने खुद बनाना है आगे, ठीक है। और यहाँ पे अगला है कि आपने उसी रिएक्शन को जो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही थी उसको आपने Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर आगे क्या बनेगा। तो हमें पता है कि CH3 CH2 और Br, इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनना है यहाँ पर जो चीज हमारे पास फॉर्म होगी वो होगी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन प्लस KBr प्लस H2O। अब समझते हैं कि ये कैसे बने। अब हमारे पास था CH3 CH2 Br, इसको हम क्या बोलते हैं,
इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को जब हम लोगों ने रिएक्ट करवाया था KOH के साथ, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो Br जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेशियम जो है K, ये रिएक्ट करेगा इस Br के साथ। इस K को हम जब इस Br के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा KBr, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग इधर से एक एलिमिनेट कर देंगे, और ये OH और H जब रिएक्ट होंगे तो ये वाटर बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्डिंग होगी। तब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इथीन फॉर्म हो गया प्लस प्लस KBr प्लस H2O। अब आगे अगला रिएक्शन था कि Y प्लस Br2, यानी कि जब हम इस रिएक्शन को रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन के साथ तो फिर क्या होगा, मतलब कि Z बनेगा। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब हम लोगों ने रिएक्ट करवाया Br2 के साथ, तब हमें पता है कि यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, एक Br जो है वो इसके साथ रिएक्ट होगा, दूसरा Br जो है वो इसके साथ रिएक्ट होगा। अब इन दोनों के जो होंगे 3-3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, फिर ये लोग सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि ये इथीन से ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, अल्केन के अंदर, मतलब कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये चीज हमारे पास जो है ये फॉर्म होगी। अब हम लोग 8 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज अ पेट्रोलियम कंसीडर्ड अ मिक्सचर, कि पेट्रोलियम जो है उसको हम लोग मिक्सचर क्यों कंसीडर करते हैं। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि मिक्स टुगेदर होते हैं। अब 3 एग्जांपल्स हमने देनी है हाइड्रोकार्बन की जो कि पेट्रोलियम में फाउंड होते हैं। तो ये तो इजी है, ये हमें पहले से पता है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव रिएक्शंस टू इलस्ट्रेट how unburned hydrocarbons contribute to the formation of peroxyacetyl nitrates PAN। तो हम लोगों ने इसमें फॉर्मेशन ऑफ पैन के बारे में बेसिकली बताना है। तो फॉर्मेशन ऑफ पैन कब होता है, जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करते हैं एयर के अंदर ताकि वो पैन बना सके। तो पहला हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो हमारा दूसरा रिएक्शन इसके अंदर होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, यानी कि अल्काइल रेडिकल जो है इसमें हमारे पास बनकर आता है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारे पास होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है पेरोक्सी रेडिकल की। पेरोक्सी रेडिकल हमारे पास फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद जब वो पेरोक्सी रेडिकल जब हमारा NO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो एट द एंड वो फाइनली फॉर्म करता है पैन। तो उसका रिएक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, या हो सकता है कि अगर आपको ये रिएक्शंस अगर याद नहीं होते तो आप इसके जो राइट साइड वाला क्वेश्चन है आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, समराइज देयर सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस इन हेल्थ। तो विटामिन्स के बारे में बेसिकली बताना है। हमें पता है कि 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जो कि फैट में डिसॉल्व होते हैं, और ये वाले जो हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन A, D, E और K। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने इनकी सोर्सेज और इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो विटामिन A कहाँ से आते हैं, वो कैरेट से आपको मिलेगा और मिल्क से मिलेगा। इसमें मैंने बस थोड़ी थोड़ी लिख दी है शॉर्ट शॉर्ट, तो 2-2 इसके अंदर सिर्फ मैंने बताई हैं। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं आप, या आप इतने भी लिख सकते हैं, ये फेयर इनफ है। तो सोर्सेज इसकी हैं विटामिन A की कैरेट और मिल्क, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये गुड विजन में काम आता है। मतलब कि जब विटामिन ए जिन चीज़ों से मिलता है अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारी विजन जो है वो इम्प्रूव होती है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर विटामिन डी है, इसकी सोर्सेज हैं सनलाइट और मिल्क। हमें पता है कि सनलाइट जो है एक सोर्स है विटामिन डी की, तो सनलाइट से जो है विटामिन डी मिलता है, और मिल्क से भी हमें विटामिन डी मिलता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनकी बोन्स भी वीक हो जाती हैं और उनके टीथ जो हैं वो भी वीक हो जाते हैं। फिर विटामिन ई है, इसकी सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल, और ये भी इम्पोर्टेंट है स्किन की हेल्थ के लिए। और विटामिन के है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमें हेल्प करता है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी की सोर्सेज क्या है, मीट और सीरियल्स, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो है ये काम आते हैं। और विटामिन सी जो है वो हमें उन चीज़ों से मिलता है जिसमें जो है सिट्रस मौजूद हो, लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज। तो ये सोर्सेज होती हैं विटामिन सी की। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे जो वाउंड्स हैं
जख्म वो हील करने में ये काम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिंक प्लेटिंग का। जिंक प्लेटिंग इज कैरीड आउट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोलिजन। डिस्क्राइब इट्स कंप्लीट प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। तो जिंक प्लेटिंग क्या होती है? इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि कोटिंग विद जिंक। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि हम लोगों ने आयरन को प्रोटेक्ट करना होता है कोरोजन से। तो ये इसका जिंक प्लेटिंग का जो है ये मेन पर्पस है। तो और इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस भी इसका सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लीन करते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्लेस करते हैं, यानी कि ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर, और उसको फिर हम कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होते हैं। जो रिएक्शंस एनोड के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? Zn है। Zn अब क्या कर रहा है? Zn जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड के ऊपर क्या होता है? कैथोड के ऊपर जो है Zn जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब गेन कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो जाता है। और एनोड के ऊपर जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था, तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। और जबकि कैथोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था, तो ये जो है हमारे पास जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं राइट साइड के क्वेश्चंस की तरफ। तो राइट साइड पे हमारा पहला क्वेश्चन है, अ गैस सैंपल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 72 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस डज इट कंटेन? तो हम लोगों ने ये बताना है। तो इसके भी फॉर्मूला थे मोल्स के। तो मोल का एक फॉर्मूला तो है, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हम लोग यूज करते हैं मोलर मास और मैस इन ग्राम वाले क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ पर इन लोगों ने है हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है 72 डेसीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब हम लोगों ने मोल्स बताने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस। तो अब हमें पता है कि हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 72 डीएम क्यूब है, और जो मोल ऑफ गैस है वो 24 है। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 72 को 24 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो हमारे पास जो 3 मोल्स हैं वो होंगे उस गैस के। उस गैस के अंदर सिर्फ 3 मोल्स मौजूद होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? हाउ कैन यू कन्वर्ट मोलैरिटी टू ग्राम पर डीएम क्यूब? मोलैरिटी होता क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो मोल्स मौजूद होते हैं उनका जो रेशो होता है वो मोलैरिटी होती है। तो इसकी आप लोगों ने एक डेफिनेशन भी लिख देनी है शॉर्ट से। और अब हमने बताना है कि कैसे हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैरिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ग्राम पर डीएम क्यूब का, और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मोलैरिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो इस तरीके से, इस प्रोसेस के जरिए से, इन स्टेप्स के जरिए से हम इसको ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट था, what is the molarity of a solution made by dissolving 98 gram of H2SO4 in 1 dm cube of water? मोलर mass of H2SO4 हमें गिवन है 98 ग्राम पर मोल। तो मोलर mass हमारे पास 98 ग्राम पर मोल है, और वॉल्यूम हमारे पास 1 dm क्यूब है। अब हम लोग एक दफ़ा से मोलर mass भी निकाल लेते हैं। तो मोलर mass हमारे पास कैसे निकलता है ये भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा समझा देता हूँ। H2SO4, हाइड्रोजन का मोलर mass क्या होता है? 1 होता है, और H के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, प्लस सल्फर के अंदर कितने होता है? सल्फर का मोलर मास होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने हमारे पास मौजूद हैं ऑक्सीजन के? हमारे पास 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं ऑक्सीजन। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 वन ज़ा 2 हो गया, प्लस 32, और 16 फोर ज़ा हमारे पास होता है 60, हमारे पास 64 होता है। तो 64 प्लस 32 ये हो गया 96, और 96 के अंदर हम लोग जब 2 प्लस कर देंगे तो ये 98 हो जाएगा। ये 98 इसका मोलर मास हमारे पास आ गया। तो मोलर मास हमारे पास इतना आ गया। इसके अलावा जो उन लोगों ने हम लोगों को मोलैरिटी जो दी हुई थी सॉल्यूशन की, मतलब कि कितने ग्राम हमने डिसॉल्व किए हैं H2SO4 को, वो भी हमारे पास जो है 98 ग्राम ही था। तो 98 ग्राम और 98 को मोलर मास को हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा 1 मोल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। तो अब हमें यहाँ पे इन लोगों ने
हमसे तीन इन लोगों ने इनका पूछा है, तीन हमने इन तीनों का हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है इनको हमने बताना है। पहला है पेंटुइन। अब हम बात करते हैं कि पेंटुइन में करना क्या है। अब हमें पता है कि हम लोगों ने इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने चेन्स पढ़ी थी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की भी सारी चेन्स पढ़ी थी। वो मतलब कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अल्केन्स, और जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कीन। तो अगर 5 कार्बन्स जो हैं आपस में अगर सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेंटेन। और अगर अगर कार्बन 5 कार्बन अगर डबल आपस में कोई भी एक कार्बन भी बेशक अगर डबल बॉन्डिंग कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं पेंटीन। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हमने पेंटुइन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पेंटुइन में क्या होगा, जो सेकंड वाला कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसका हम बोलेंगे पेंटुइन। अगर तो पेंट वन इन होता तो हम उसके अंदर क्या होता है कि पहला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसके साथ हम लोग वही नंबर लिख देते हैं। लाइक अगर थर्ड कार्बन है तो 3 इन हो जाएगा इस तरीके से। तो पेंटुइन का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3। कार्बन के 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, एक कार्बन जो है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर आ गया CH। अब हमें पता है कि सेकंड कार्बन जो है हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे। 2 कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिए और एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और एक इसे पिछले वालों के साथ एक इसने जो है बॉन्ड बना लिया था, ये बन गया। और इसका साथ वाला जो है वो भी CH होगा। 2 पिछले वाले के साथ इसने बनाए थे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक अगले वाले के साथ बना लेगा, ये हो गया। फिर अगला जो होगा वो CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, एक पिछले वाले के साथ और एक अगले वाले के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इस तरीके से हमारा जो है पेंटुइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमने बनाना है बट वन ऑल का। तो बेसिकली ये ब्यूटानॉल है, मतलब कि ब्यूटेन यानी कि कार्बन कार्बन के जब 4 बॉन्ड्स हों तो ब्यूटेन होता है। ऑल किसके साथ लगता है, वो ऑल क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इसके साथ OH जो है वो एंड में अटैच हो जाएगा, तो ये बट वन ऑल बन जाएगा। अब वन ऑल की हमने बात करनी है तो मतलब कि पहले कार्बन के साथ, मतलब कि पहले कार्बन के साथ जो है अल्कोहल का ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। अब मैं इसको किसी भी कोने वाले कार्बन के साथ जो हूँ अटैच कर दूंगा OH को। तो यहाँ पे मैंने इसको OH को इसके साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गया बट वन यानी कि ब्यूटानॉल। और थर्ड वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है पेंटानोइक एसिड का, यानी कि इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो मैं अटैच कर दूंगा, COOH। तो इस ग्रुप को मैं अटैच कर दूंगा। पहले जो है 4 कार्बन आ जाएंगे, CH3 CH2 CH2 और CH2, और साथ में एट दी एंड जो है कार्बन का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो ग्रुप अटैच हो जाएगा, COOH। ये बन गया पेंटानोइक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द स्ट्रक्चर शोइंग हाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, क्लियरली हाइलाइटिंग द पेप्टाइड लिंकेज विद द स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो एक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। मतलब कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो मल्टीपल अमीनो एसिड से जो है कंबाइन करके उसको हम बनाते हैं। तो एक अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सबसे पहले तो सेंट्रल कार्बन एटम होता है। अब ये जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है ये अटैच होता है एक चेन के साथ। इस चेन को हम कुछ भी कह सकते हैं, लेट सपोज मैंने R लिख दिया, R में मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो है ये अटैच होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ, C डबल बॉन्ड O और OH। इसके साथ ये अटैच होता है एक ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ ये अटैच होते हैं। इसके अलावा इसकी जो एक साइड होती है ये अटैच होती है अमाइनो ग्रुप के साथ, यानी कि NH2 के साथ। इस तरह से मैं आपको शो कर देता हूँ N, और 2 हाइड्रोजन इसके मैं अलग अलग शो कर रहा हूँ। आप इसको NH2 भी लिख सकते हैं। अब एक नाइट्रोजन जो होता है इसकी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब ये भी 3 बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो एक एक इसने जो है इन तीनों के साथ जो है फॉर्म किया हुआ है, NH2 बन जाते हैं। तो ये जो है एक हमारे पास जो है ये अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब ये कंबाइन होता है, लाइक लेट्स सपोज ये अमीनो एसिड है, जब ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब ये अटैच होगा तो उसके बाद जो है इनके दरमियान में जो लिंकेज होते हैं ना उसको अब हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मैं दूसरा अमीनो एसिड भी आपको बना के दिखाता हूँ, यहीं पर बना लेता हूँ, जगह वैसे थोड़ी है लेकिन यहीं पर बना लेते हैं। NH2 और
साथ में ये R की चेन आ गई और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये होगा कि ये जो NH2 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो और ये जो OH है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ये बॉन्ड बना लेंगे और इधर से जो है वाटर निकलेगा। OH प्लस H जब मिल जाएंगे तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तो उसको भी मैं बना लेता हूँ, इसको H2N में लिख देता हूँ। H2N में इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये शो कराना चाह रहा हूँ कि ये दो हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है और ये नाइट्रोजन जो है आगे ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। यहाँ यहाँ पर भी जब NH2 जो है, यहाँ पर ये N जो है ये जो है बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। अच्छा, ये कार्बन आ गया, साथ में ऊपर इसके R की चेन आ गई और नीचे हाइड्रोजन आ गया। ऐसे लिख लें, ऐसे लिखने से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर C डबल बॉन्ड O आ गया और आगे जो है ये किसके साथ अटैच हो रहा है? ये कार्बन जो है ये इस NH के साथ जो है ये अटैच हो रहा है। N ने अब एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना लिए, एक इसने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक इसने कार्बन के साथ फॉर्म कर लिए, ये बन गया। इसके बाद N के 3 पूरे हो गए। अब ये कार्बन जो है आगे इसका बॉन्ड बनेगा एक R की चेन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बन गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ, C डबल बॉन्ड O और ये OH। O भी यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 6 के अंदर ऑक्सीजन होता है तो इसको भी वैलेंस में सिर्फ 2 चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड ये जो है कार्बन के साथ फॉर्म करेगा। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये डाइपेप्टाइड हमारे पास बॉन्ड बन गया। और ये जो इन दोनों के दरमियान में जो लिंकेज है ना, इस लिंकेज को हम लोग जो है वो बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, या इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये चीज़ आ गई। और इसको जो मैं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पर आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और इस तरीके से ये कंबाइन होते जाते हैं और रिजल्टिंग में क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पर एक और, यहाँ पे इसके साथ जो है मैं एक और मॉलिक्यूल जो है मैं अटैच कर देता हूँ, उसके अंदर भी OH मौजूद होगा और साथ में जो दूसरा हमारे पास अमीनो एसिड इसके साथ अटैच होगा, उसके अंदर भी यहाँ पर ये NH2 यानी कि यहाँ पर इसका जो ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप वो अटैच होगा। तो ये एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे और इस तरीके से जब ये बॉन्ड की इनकी फॉर्मेशन होती जाती है तो एक जायंट स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल? ए पार्ट इसका ये है, बी पार्ट है विच इलेक्ट्रोड इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, राइट द ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन फॉर अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये 3 पार्ट्स इन लोगों ने हमसे पूछे हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है रिएक्टेंट्स इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हमने वो रिएक्टेंट्स बताने हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर यूज होते हैं। वो है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आगे मेंशन भी कर देता हूँ H2 और O2। बी पार्ट है इसका कि हमने वो इलेक्ट्रोड्स बताने थे जो अंडरगो हो रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, मतलब कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड जो हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो वो था एनोड, क्योंकि उधर जो थी ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। यहाँ लिख देता हूँ एट एनोड दैट द एनोड वाज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और ये कौन सा था? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था। ये भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसके अलावा हम लोगों ने सी पार्ट के अंदर ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बताना था। तो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है तो सिर्फ यही 2 रिएक्टेंट्स होंगे, तो H2 है और O2 है। इसको जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये वाटर बनाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H2O। अब लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि O2 है यहाँ पर। O2 जो होता है सिंगल ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होता है, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यहाँ पर H2O है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ये करेगा। यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 है, 2 2 4। तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी मैं इसके साथ 2 लगा दूंगा। तो अब जो है ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज? जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है सॉल्ट्स का कैसे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से इसके अंदर हाई मेल्टिंग और जिनकी वजह से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है
उतने ही ज़्यादा जो होते हैं उसको हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ले जाना पड़ता है ताकि हम उसको मेल्ट कर सकें। और जिस चीज़ के अंदर जो है मेल्टिंग का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेफ़िनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दूसरा क्या है, इसका रेगुलर लैटिस है, मतलब कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट के ऊपर होते हैं, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा इसके जो आयन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर ना, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि अगर आयन्स फ्री स्टेट के अंदर होंगे तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जब एक्वस स्टेट होती है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई आर SO2 and CO2 classified as acetic oxides and CuO and COO considered basic oxides? ये हमने बताना है। एसिटिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं, जबकि बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेटल की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जब एसिटिक ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एसिड, लाइक SO2 और CO2। जब हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो एसिड की फॉर्म में होता है प्रोडक्ट। जबकि बेसिक ऑक्साइड्स लाइक CuO और CaO जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो ये सॉल्ट और वाटर दोनों फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक और ये बेसिक जो हैं वो क्यों कंसीडर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इथीन एंड इथेन आर हाइड्रोकार्बन्स which belong to different classes. How can they be distinguished? Write at least 2 tests in each case for the support of your answer. तो अब हमने ये बताना है कि ये डिफरेंट क्लासेस के हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये डिस्टिंग्विश कैसे होते हैं। पहली बात तो ये कि इथीन के अंदर जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि इथेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग टेस्ट को देखते हैं। एक तो ये ब्रोमीन वाला टेस्ट है और इसको हम एक बर्निंग टेस्ट है हमारा। तो इथीन जो है इसके अंदर क्या होता है, ये ब्रोमीन को ये डिकलराइज कर देते हैं। तो जो ब्रोमीन का वाटर होता है वो डिकलराइज हो जाता है इथीन के साथ, जबकि इथेन जो है इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता ब्रोमीन वाटर के साथ। और इथीन को जब हम बर्न करते हैं तो ये जब जलता है तो स्मोकी फ्लेम होती है, जबकि इथेन जो है जब इसको हम बर्न करते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है वो क्लीन फ्लेम होता है। तो ये 2 टेस्ट हैं जिसकी वजह से हमने इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लैब्स के अंदर कि कौन सा जो है इथीन है और कौन सा जो है वो इथेन है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी फॉसिल फ्यूल यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? तो ये तो हम सबको पता है कि प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं वो तो कोल, पेट्रोल और गैस है। इसके अलावा बी पार्ट में है, आइडेंटिफाई द फॉसिल फ्यूल दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। तो हमने वो फॉसिल फ्यूल बताना है जिसके अंदर मीथेन हो। ये भी हमें पता है कि नेचुरल गैस होती है उसके अंदर ज्यादा मीथेन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, अमंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल। तो हमने ये भी बताना है कि इन तीनों में से क्लीनेस्ट जो है बर्निंग फ्यूल कौन सा है। अच्छा, इसके अंदर हमारा फायदा भी हो गया कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन लोगों ने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि, तो हमें तो उससे पता चल जाएगा कि यही जो है वो प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स भी हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर इजीली यहाँ पर इधर से देख के भी हम लिख सकते हैं, हमें इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल जाएगी। तो इसके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम यानी कि ऑयल लिक्विड की फॉर्म में, और नेचुरल गैस। ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनसे हम लोग एनर्जी लेते हैं। और इसके अलावा जो फ्यूल मेनली मीथेन है वो कौन सा है, वो है नेचुरल गैस। और इधर इन लोगों ने एक चीज़ और भी पूछी थी हमसे कि इन तीनों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट जो है वो कौन सा बर्निंग फ्यूल है। तो नेचुरल गैस जो है इन तीनों के अंदर जो है क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द कंबस्शन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल एंड डिस्कस व्हाई दे आर कंसिडर्ड क्लीनर फ्यूल्स कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर कंबस्शन का प्रोसेस बताना है, अल्कोहल की जो कंबस्शन होती है। तो अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर मैंने इथेनॉल ले लिया है, C2H5OH। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दिया था, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा।
तो 6 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, मतलब ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 और ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 + 3, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन मौजूद है, 5 ये हाइड्रोजन और 1 ये हाइड्रोजन, 5 + 1 6 हो गए। और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया। इसके अलावा जनरली ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इथेनॉल ही यूज़ करें। इथेनॉल को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं, इथेनॉल, इथेन या इथीन के रिएक्शंस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईज़ी होते हैं। तो पेपर वगैरह में हम इसलिए जो है वो इथेन, इथीन और इथेनॉल यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे तो उसका जो मेन जो होगा बेसिक, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्कोहल और प्लस ऑक्सीजन, और जो फॉर्म होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने इसके अंदर हमसे कुछ और तो नहीं पूछा? एक सेकंड, क्वेश्चन को मैं दोबारा देख लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में एक चीज़ और भी हमसे इन्होंने पूछी हुई है कि व्हाई दे आर कंसिडर्ड क्लीनर फ्यूल्स कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। तो उसकी यही वजह है कि इसके अंदर जो है कंप्लीट कंबस्शन होती है, जिसकी वजह से ये क्लीनर फ्यूल है फॉसिल फ्यूल्स की निस्बत। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय ए फर्मेंटेशन एंड कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम, एक्सप्लेन योर आंसर्स विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग से पूछ रहे हैं कि कैसे इथेनॉल जो है वो फॉर्म होता है, फर्मेंटेशन और कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम का एक रिएक्शन करने और हम लोगों ने एक इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताना है। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो C6H12O6 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे C2H5OH। यह हमारे पास इथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 और ये 2 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर 10 और ये 2, 12 हाइड्रोजन हो गए। ये 2 जो होता है ये ओवरऑल पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और ये वाला जो 2 या 5 होता है ये एक इंडिविजुअल जो होता है एलिमेंट के साथ जो होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 2 जो है यहाँ पे इस कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पास ऑलरेडी 2 थे, 2 2 4 हो गया और यहाँ पर ये 2 हैं तो ये 6 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 5 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 10 हो गए, और साथ में ये 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गए, 10 + 2 12। और O6 जो है यहाँ पर भी 4 ये ओके हो गए और यहाँ पर भी 2 ओके हो गए। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन्स हो जाएंगे। तो ये फर्मेंटेशन का रिएक्शन हो गया। हम लोगों ने लिखना था, अगला जो रिएक्शन था वो था कि इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रेशन बतानी है, यानी कि कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम के बारे में बताना था। तो बेसिकली जब हम लोग इस किसी भी चीज़ के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हमारे पास अल्कीन कोई भी ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो लेट सपोज हम लोग फिर से जो है इथीन ले रहे हैं, तो C2H4 होता है, मतलब कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और साथ में 2 2 हाइड्रोजन जो होते हैं हर कार्बन के पास मौजूद होते हैं। साथ में जब हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, हाइड्रेशन इसकी करेंगे, तो जो चीज़ फॉर्म होगी वो क्या होगी? इथेनॉल, C2H5OH। तो ये चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी इथेनॉल। तो ये जो है क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर अप हो गए। अगर अभी भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन सी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसके अंदर भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अब मेरी कोशिश होगी कि सेक्शन सी को हम लोग जब डिस्कस करें तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि हर चीज़ कवर हो जाए और मैं इतना ज़्यादा डिटेल्स ना लिखूँ, क्योंकि जो सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स इनके जो आंसर्स होते हैं वो 1 1.5 पेज के भी होते हैं। बस इनको हम लोग जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला इन्होंने दिया हुआ है HCOOCH3। अब हमने इसका बताना है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक मतलब के एटम्स या ग्रुप्स जो है ना, हम जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप के साथ, तो इससे क्या बन जाता है? फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। और ये बताता है, प्रॉपर्टीज बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इसके अलावा ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो होता है ऑर्गेनाइज किया होता है ये फंक्शनल ग्रुप्स है। अब पहला जो है ये HCOOCH3, ये कौन सा है? ये ईस्टर है। ये ईस्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास COO का जो है ग्रुप मौजूद है, मतलब कि ये बीच में है। मतलब कि एक साइड पे इसके R की चेन है, एक साइड पे इसके H की चेन है और बीच में क्या है? COO है। इस तरह का जो ग्रुप होता है वो होता है ईस्टर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईस्टर। अब पी पार्ट है, ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर C का दोबारा बॉन्ड है CH3। तो अब हमें पता है यहाँ पर हमें 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। तो ये कौन सा इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है? अल्काइन। इसके अलावा हम लोग ये भी बता सकते हैं अल्काइन में ये कौन सा है। वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन से हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये ब्यूटाइन है, क्योंकि ये जो है ये बट की चेन है, मतलब कि बट वाली जिसकी स्टेम है। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं, सी की तरफ। सी क्या है? C3H6। अब C3H6 हमें पता है ये क्या होता है। यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई तो नहीं किया हुआ, इसका इन लोगों ने यहाँ पर हमें कोई कंडेंस्ड फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ। C3H6 डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि C4H10 देखें, जैसे हमें पता था कि ब्यूटेन होता है। C3H8 जो है वो प्रोपेन होता है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन कम है तो इसके अंदर क्या होगी? 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास कम होगा। तो ये C3H6 है और डबल बॉन्डिंग की वजह से ये जो है ये एल्कीन होगा। और इसकी एग्जांपल जो होगी, यानी कि इसका जो नाम होगा वो होगा स्पेसिफिक प्रोपीन। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, C4H11OH। अब C4H11OH, अब जिसके साथ OH लगा हो वो किसका ग्रुप होता है? OH अगर साथ में लगा हुआ है तो ये होता है वैसे तो अल्कोहल का ग्रुप, जब साथ में OH लगा हो। लेकिन हमें पता है कि C4H10 जो है वो ब्यूटेन होता है, और अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें यानी कि C4H9 हो जाए तो उसके बाद ही हम लोग जो है उसके साथ OH का ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो आपके लेवल पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे C4H11 लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन जो है यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि 4 से भी ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें हम वैसे तो बता सकते हैं कि ये अल्कोहल का ग्रुप है, लेकिन साथ में हम मेंशन भी कर सकते हैं कि C4H9OH होगा, वो प्रॉपर इसकी जो होगी, मतलब इसका प्रॉपर आंसर ये होगा। यहाँ पे इन लोगों ने गलती से C4H11 दे दिया, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये होता है ब्यूटानॉल। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बताना है। उनकी रिएक्टिविटी हमने शो करानी है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, कोल्ड वाटर, स्टीम और ऑक्सीजन के साथ। अब जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब कोई हमारा जो मेटल रिएक्ट होता है तो क्या होता है, आगे से क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब मेटल हम कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेटल जो है हम लोग Mg भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसके अलावा Zn को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हम मेटल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल Zn ले लेता हूँ मेटल, और एसिड तो हम लोग अपना वही फेमस HCl ले लेंगे, HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZnCl। अब Zn के साथ 2 क्लोरीन रिएक्ट होते हैं तो ये ZnCl2 बन जाएगा। और हाइड्रोजन भी हमारे पास सिंगल फॉर्म में तो नहीं होता, हमारे पास H2 की फॉर्म में होता है हमेशा। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो ये इक्वेशन है हमारी ये बैलेंस हो गई है। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इसके साथ मैं सोडियम का रिएक्शन करके आपको दिखा दूंगा। तो इसके अंदर भी जब मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन जो है साथ में इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकल आएगी। अब इसका भी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ सोडियम का, और इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ। अब NaOH बनाने, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ये बैलेंस नहीं हुआ हुआ। इसकी वजह क्या है? बैलेंस क्यों नहीं हुआ हुआ ये? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H2 की फॉर्म में होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी बैलेंस अभी भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर Na के साथ जो है ये 2 है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 मल्टीप्लाई करा दिया। अब मेरी जो इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस है। अब थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टीम के साथ। स्टीम के साथ भी हम रिएक्ट करवा देते हैं, लाइक अब मैं इधर Mg रिएक्ट करवा देता हूँ। बस यही जो फेमस जो है ऐसे फेमस जो हमारे पास मेटल्स हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक, आप भी कोशिश करें, आप भी जब रिएक्शंस कर रहे हों इनको प्रेफर करें। तो मैग्नीशियम को इसके साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा
स्टीम के साथ स्टीम भी H2O होती है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा MgO। अब क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ग्रुप 2 में होता है, ये भी 2 लूज़ करता है और ऑक्सीजन भी 2 गेन करता है, इसलिए यहाँ पर ये बैलेंस हो गया MgO। साथ में हमारे पास H2 निकल जाएगा। कोई और हमें एक्स्ट्रा चीज़ जो है इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। अब हमने रिएक्शन करके दिखाना है ऑक्सीजन के साथ। मैं मैग्नीशियम का ही रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है, Mg+O। तो डायरेक्ट MgO बन जाता है, लेकिन हमें पता है कि O जो होता है ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा डायटोमिक स्टेट के अंदर होता है। तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे मैग्नीशियम के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो है ये बन जाएगा 2 MgO। तो यहाँ पर मेरे पास ये रिएक्शन इसका भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर इन लोगों ने ये बैलेंस इक्वेशन भी हमें दे दी है। इस बैलेंस इक्वेशन को भी मैं लिख लेता हूँ, 2CO प्लस O2, ये बन जाएगा 2CO2। ये बैलेंस इक्वेशन हमारे पास पहले से मौजूद है। आगे दिया हुआ है इफ 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड। बी पार्ट है डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। और सी पार्ट है फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म्ड। आगे हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP where 1 mole of gas equals to 24 dm³। तो ये हम लोगों ने 4 चीजें इसके अंदर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोल्स निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टोइशियोमेट्री के अंदर से है, इसके अंदर हम लोग मोल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर ए के अंदर हम लोगों ने मोल्स निकाल लेने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 28 हो जाएंगे। 28 कैसे हो जाएंगे, 12 कार्बन का मोलर मास है और 16 ऑक्सीजन का मोलर मास है, तो 12 प्लस 16 कितना हो गया 28। और मास इन ग्राम भी हमारे पास 28 ही मौजूद था, तो 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 मोलर मास, इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1 मोल। ये 1 मोल आ गया। अब बी पार्ट था मास ऑफ CO2 हमने निकालना है। तो मास निकालने का भी वही फॉर्मूला है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स निकाल लेंगे इधर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के जो हैं, क्योंकि ये ना हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों का मोल का रेशो देखना होता है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 2 रेशो है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 रेशो है, तो 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। मतलब कि 1 मोल अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का था तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि जितनी वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूद थी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद होगी। रेशो में हम लोगों ने वो चीज कट कर दी। आगे हम लोगों ने मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसके लिए हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 2 32, 32 प्लस 12 ये हो जाएगा 44। तो 44 हमारे पास जो है इसका मोलर मास आ जाएगा। और हमारे पास इसका मोल कितना था, मोल हमारे पास 1 था। तो मास निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा 44 ग्राम। यह हम लोगों ने वही फॉर्मूला मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास से निकाला है। अब इसके बाद एंड में इन लोगों ने लिखा था कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम RTP पे हमने निकालना था। 1 मोल होता है 24 dm³ का, तो 1 मोल इक्वल्स टू 24 dm³। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो भी हमारे पास 24 dm³ ही होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24 dm³, सेम टू सेम 24 के साथ, मतलब 1 को हम लोग जो है 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 ही आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके अंदर हम लोगों ने निकालना है। तो बी पार्ट है इसका, a student is working in a lab and has been assigned a task to examine an unknown hydrocarbon. The compound has been isolated from a crude oil sample and has a molar mass of
70 ग्राम पर मोल। ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा: मास ऑफ कार्बन जो कि 10 ग्राम है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 3 ग्राम है, मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि 2 ग्राम है। अब हम लोगों ने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का फाइंड करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिंपलेस्ट होल रेशियो होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हमारे पास एक्चुअल होल रेशियो होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन में मौजूद होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और जब हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसकी कटिंग कर देते हैं लाइक दिस, इसमें हमने कटिंग करी थी, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों का रेशियो हमने निकालना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो कार्बन हमारे पास 10 ग्राम मौजूद था, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास 3 ग्राम मौजूद था, और नाइट्रोजन हमारे पास 2 ग्राम मौजूद था। अब इन सबको हम इनके मोलर मैसेज से डिवाइड कर देंगे। कार्बन का मोलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, जबकि नाइट्रोजन का मोलर मास जो है वो 14 होता है। अब जब मैं इसको 10/12 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.83, और जब मैं 3/1 करूंगा तो जाहिर सी बात है 3 ही आएगा, और 2/14 करूंगा तो ये बन जाएगा 0.14। ये हमारे पास आ जाएगा। अब 0.14 इन सब में सबसे छोटा है, तो क्योंकि हम लोगों ने रेशो निकालना है तो 0.14 से हम इन सबको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर रेशो बन जाए। तो 0.14 से जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। 0.14 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 21 के बराबर होगा, और जब मैं कार्बन के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 के बराबर होगा, जबकि नाइट्रोजन का तो ये डायरेक्ट निकल आएगा। तो ये मेरे पास इन तीनों के जो है ये निकल आए 6, 21 और 1, ये मेरे पास निकल आया। तो अब मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकता हूँ, जो कि बन जाएगा C6, क्योंकि 6 कार्बन है, H21 और N हमारे पास 1 ही है तो N आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसके अलावा हमने इसके अंदर और भी क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हमने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास चेक करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हमारे पास 45 है, जबकि मोलर मास जो है हमारे पास 70 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को और मोलर मास को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये अप्रोक्सीमेटली, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 70/45 से, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो हमारे पास ये जो है 1.5 ये फाइनल आंसर होगा। तो ये बन जाएगा C3H9 और ये N, मतलब कि ये और ज़्यादा हमारे पास ये कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स and how can it be measured? How can a graph of time versus reactant concentration be used to determine the rate of reaction? C part है the interpret the given graph and explain how the reaction rate changes over time. तो ग्राफ भी हमारे पास पहले से ही मौजूद है, दो क्वेश्चंस तो हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड है, जबकि जो पहला पार्ट था वो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है और इसको कैसे मेजर करते हैं। तो रेट तो हमें पता है क्या होता है कि कितनी जो है कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो रही है एक गिवन टाइम के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की दोनों जो पार्ट्स है वो और क्वेश्चन नंबर 6 इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली सॉल्व करूंगा। तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये होता है रेट। और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, रेट को चेंज इन मास से और वॉल्यूम ऑफ गैस से और कंसंट्रेशन से। बेसिकली जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ज्यादा मतलब कि रेट के उसके हिसाब से जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख दूंगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, पर यूनिट टाइम होते हैं ना, तो ये टाइम टेकन हो गया या सिंपल टाइम लिख दिया। और इसको मेजर किससे हम करेंगे, मेजर का भी लिख देता हूँ, मेजर होगा चेंज इन मास, वॉल्यूम ऑफ गैस और साथ में कंसंट्रेशन। तो ये चीज हो जाएगी, ये इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब बी पार्ट में हमने क्या बताना है, बी पार्ट के अंदर हम लोगों ने ग्राफ से ही बताना है कि इसके रेट के बारे में बेसिकली हम लोगों ने बताना था कि मतलब कि कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम स्लोप को देख के करेंगे। स्लोप ग्रेडियंट जो है ये हमें कंसंट्रेशन और टाइम के बारे में बता देगा। तो रेट क्या होगा, रेट बराबर होगा स्लोप ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्लोप बेसिकली इन दोनों का रेशियो है और इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, सी पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सी पार्ट के अंदर हम इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि सी पार्ट है इंटरप्रेट द गिवन ग्राफ एंड एक्सप्लेन हाउ द रिएक्शन रेट चेंजेस ओवर टाइम। तो हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो फिक्स इसका रेट था, लेकिन जैसे ही हमारा रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होता है, एट द एंड जो होता है हमारा रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियली मैं लिख दूंगा इसको, सी पार्ट है, इनिशियली इसका जो रेट था वो फास्ट था, इनिशियली
फास्ट था, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट रहता है, जबकि आखिर में क्या होता है, आखिर में ये स्लो हो जाता है, लेटर इट डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स एक्स वाई एंड जेड वर टेस्टेड फॉर देयर रिएक्टिविटी with dilute acid and water. The results are given below. Metal X reacts with cold water forming hydrogen gas. Metal Y does not react with water but reacts with hydrochloric acid producing bubbles of hydrogen gas. Metal Z does not react with water or acid. अब हमने इन तीनों को अरेंज करना है। अरेंज these metals in order of reactivity and explain how the observations support your answer. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसकी रिएक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हाई जो है वो एक्स की है, क्योंकि वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद जो है फिर वो वाई की है, क्योंकि वो एसिड के साथ कर रहा है खाली, और जेड का तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो ऑर्डर तो हमारा ऐसे हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे कि एक्स जो है वो रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, तो मोस्ट रिएक्टिव है ये। वाई जो है खाली एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाई जो है वो मॉडरेट है। जबकि जी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा। बस इसमें यही लिखना था। ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह के आ जाए तो ये तो मुफ्त के नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ए पार्ट है, तो ए पार्ट के अंदर आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। अब ये जो डायग्राम है ये आप लोग बुक से देख लें और एज इट इज आप इसको बना लें, आपको बुक से काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। बी पार्ट में है लेबल द एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड द डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट ईच इलेक्ट्रोड। इसका मैं बता देता हूँ कैथोड और एनोड का। कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट होगी, जबकि एनोड जो है वो नेगेटिव प्लेट होगी, यानी कि मतलब कि नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अब जो कैटाइंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जबकि एनाइंस जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। बस आपने इनकी मूवमेंट को बस बेसिकली आपने ग्राफ की लेबलिंग कर देनी है। तो डायग्राम आप पहले बना लोगे, उसको पावर से कनेक्ट कर दोगे ताकि आयंस की मूवमेंट हो सके। इलेक्ट्रोड जो है आप उसको डाल दोगे सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपने बस एनोड को जो है वो लेबल कर देना है, कैथोड को लेबल कर देना है और आयंस की मूवमेंट बता देनी है। थोड़ा सा मैं इसको चलिए बना के भी दिखा देता हूँ। ऐसे ये बन जाएगा। इसमें दो हमारे पास इलेक्ट्रोड आ जाएंगे, इनको हम लोग चलिए कनेक्ट कर लेंगे बैटरी के साथ। ये मैंने बस यहाँ पर एक बैटरी बना ली, ये बैटरी आ जाएगी और एक तरफ हम लोग रख देंगे एनोड और दूसरी तरफ रख देंगे कैथोड। ये एनोड हो जाएगा और ये जो है ये कैथोड हो जाएगा। और इसके अलावा जो सॉल्यूशन होगा वो CuSO4 का ले लेंगे और इसके अंदर आयंस को मूव करा देंगे। जो Cu2+ आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये कैटायंस होंगे। प्लस वाले जो होंगे ये इधर मूव करेंगे, जबकि नेगेटिव वाले इधर मूव करेंगे। प्लस वाले जो है वो किसके होंगे, Cu2+ के होंगे, ये कैथोड की तरफ जाएंगे। और माइनस वाले जो हैं ये SO4 2- ये होंगे। और ये जो है ये हमारे पास जो है ये एनाइंस है, ये एनोड की तरफ जाएंगे। इधर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2+ हो रहे हैं और यहाँ पर 2- हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो है ये भी बैलेंस हो जाएगा। कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। एट कैथोड क्या होगा, Cu2+ होगा और +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा Cu। मतलब कि ये वापस जो है ये पहले कैटाइन, मतलब कि ये आयन है, कैटाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस जो है ये कॉपर बन रहे हैं। जबकि जो एनोड है वहां पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड के ऊपर हम लोग देखेंगे कि यही जो Cu होगा, इसी Cu को जो है वापस जो है ये कन्वर्ट होगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन में। इसी तरीके से आप SO4 2- का भी आप जो है इसी तरीके से आप इसका भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायअमाइन। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑकर्स इन दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये ए पार्ट है। बी पार्ट इसका है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इन द रिजल्टिंग पॉलीमर। और सी पार्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। नीचे इन्होंने एक और चीज पूछी है, नेम अ वेल नोन सिंथेटिक पॉलीअमाइड एंड मेंशन वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमने बस इसमें बताना है। तो इसकी टाइप क्या है पॉलीमर की, जो पॉलीमर की टाइप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसमें जो है H2O का जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट था वो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। NH है, ये R की चेन के साथ जो है बॉन्ड बना रहे हैं, R जो है वापस NH के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है और ये फिर यहाँ पे R ये आ गया और इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जो है आगे
ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये था इसके अंदर और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, अमाइड का होगा। ये तो हम लोगों ने किया हुआ है, मतलब कि NH का जो ग्रुप है साथ में वो अटैच हो जाएगा। और एक एग्जांपल ये आपकी बुक में भी दी हुई है, आप लोग इसी एग्जांपल को यूज़ कर लें, नायलॉन 6 और ये नायलॉन कहाँ पे यूज़ होती है, ये क्लॉथिंग वगैरह में ये यूज़ होती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया अमाइड का है और इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया रिपीटिंग यूनिट का हम लोगों ने और इसकी टाइप भी बता दी हम लोगों ने, कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन होती है। ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया, तो कोशिश करें कि जब भी पेपर आए तो उसको नीटली अटेम्प्ट करें और क्लियरली आपकी बात जो है एग्ज़ामिनर को जो है समझ में आ जाए। इसके अलावा आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि टाइम का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपने उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, दूसरे को आप अटेम्प्ट ना करें। आपने इन बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का है या अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।